हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे प्रीमियम बायोलॉजी वीडियो लेक्चर को परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए www.gangwarinstitute.com पे जाके आप रजिस्टर करेंगे। पहले रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इन वीडियो लेक्चर को आप परचेस कर सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 के सभी 38 चैप्टर्स को और उनके टॉपिक को कवर किया गया है। करीब 100 घंटे में इन सभी टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं और अपने नीट 2020 में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये तो आप जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए बायो का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दो चीजें यहाँ पर हैं जो आपको पहले समझनी। सबसे पहली चीज ये है कि जो अगर आपको बायो अच्छी आती या फिर नहीं अच्छी आती, अगर आपको बायो अच्छी नहीं आती तो सिलेक्शन लेना कठिन है। अगर मान लीजिए आप 70 क्वेश्चन कर पाते हैं बायो में, तो फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, तब आप सेलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर बायो आपका अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बायो आपको अच्छी आती है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा आता है तो रैंक आपकी अच्छी हो जाएगी। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ नहीं अच्छा है, बायो भी नहीं आता, फिजिक्स भी नहीं आता और केमिस्ट्री भी नहीं आता, तो उस केस में बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है आपको, है ना। दूसरी चीज ये कि भाई बायो आपको अच्छी आती, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं, तो सिलेक्शन हो सकता है। बायो में आप जितना बेहतर कर लेंगे 340 350 नंबर भी आप ला सकते हैं, और इसमें जितना अच्छा कर लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना ही कम आपको करना पड़ेगा। अब अगर बायो में आपको अच्छा नहीं आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका अच्छा, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बायो अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा है, तो बहुत बेहतर रैंक आप ला सकते हैं। तो हर कंडीशन में ये आप समझ लीजिए कि बायो चूंकि सबसे ज्यादा आपके सिलेबस का हिस्सा भी है, 50% अकेले बायो कंप्राइज करता है, तो इसका मतलब ये कि बायो का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि बायो कम समय में आप कर सकते हैं। 3 घंटे का जो आपका पेपर है, जब आप एग्जाम में पेपर देते हैं तो कई बच्चे ऐसे जो आखिर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे होते हैं, बाद में पता चलते हैं कि तो बहुत आसान था, लेकिन आप पूरे 180 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। तो उसके लिए कि पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये जरूरी कि आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। एक इस समय बड़ा कंफ्यूजन ये भी कि इस समय क्या करें, थ्योरी पढ़ें या क्वेश्चन पे फोकस करें। तो क्वेश्चन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे अच्छी तरीके से, तब तक आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। कितनी भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे जब तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे जरूरी ये है कि पिछले 25-30 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं याद कर डालिए। नहीं कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिए, गुरु मंत्र आपको दिया गया, याद कर लीजिए। मैं दिखाऊंगा आपको कि 20 क्वेश्चन सीधे मिलेंगे आपको फिजिक्स में, और इतनी ही आपकी उम्मीदें भी रहती हैं कि 20-25 क्वेश्चन कर लें। ये नंबर भी बहुत होता है, क्योंकि जहां 8 नंबर आपका नहीं आता, वहां अगर 80 नंबर आ गया तो ये सिलेक्शन के लिए काफी हो जाएगा। और आप सोचिए कि मान लीजिए कि फिजिक्स में एग्जाम में 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए जो रिपीटेड और होते ही हैं हर साल, थोड़ा बहुत डेटा में चेंज होता है, तो आपने 1 घंटे में पहले बायो कर लिया पूरा, अगले 1 घंटे में आपने केमिस्ट्री कर लिया 45 क्वेश्चन, अब 1 घंटे बचा फिजिक्स का लास्ट में, और 1 घंटे में अगर शुरुआत के 10 मिनट में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, तो सोचिए क्या कॉन्फिडेंस होगा। अब अगले 50 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब होता नॉर्मली क्या है कि आप 1.5 घंटे तो बायो करते हैं पहले, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री करते हैं, और बचता है आधे घंटे। अब आप एक तो एग्जाम का प्रेशर, और दूसरा टाइम आधे घंटे बचा फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, और रूम पे आधे घंटे में 2 क्वेश्चन आप करते हो। होता कि नहीं होता है, या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन। आप फिजिक्स में जब आप करना शुरू करते हैं ना, 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, 1 घंटे निकल जाता, पता नहीं चलता है। और बायो में 1 घंटे में आप 200-300 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा अभी से, टाइम मैनेजमेंट को। टेस्ट सीरीज आपने कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रखी है तो रूम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जो पुराने आपके पेपर हैं, जो नीट के पुराने पेपर हैं, वो पूरे 180 क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप टाइम सेट करिए 3 घंटे का, और टाइम कौन सा सेट करेंगे? 2 से 5 वाला। और ये जो 2 से 5 के बीच सोने वाले हैं ना, वो आज से सुधर जाएं, क्योंकि अगर अभी से आपकी ये आदत है ना, तो एग्जाम में नींद आएगी, क्योंकि आपका पेपर 2 से 5 के बीच में, ये पता है। 10 से 1 वाले तो कोई नहीं है इसमें कि 10 बजे सेंटर पहुंच गए। तो 2 से 5 के बीच आपका एग्जाम है नीट का इस बार, पता है आपको? तो 2 से 5 के बीच सोने की आदत जिसकी है वो सुधार ले, वरना नीट के एग्जाम में नींद आएगी आपको। तो 2 से 5 के बीच में आप एग्जाम बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सेट कर लीजिए, रोज एक पेपर करिए, कोई भी पुराना पेपर, खासतौर से एम्स का या फिर नीट के जो पिछले 15-20 साल के पेपर हैं उनको आप कर सकते हैं, लेकिन 180 क्वेश्चन। और पूरा 3 घंटे टाइम सेट करने के बाद 3 घंटे का टाइम सेट करिए और पेपर को करना शुरू करिए, मोबाइल और सारी चीजें एकदम बंद करके, पूरा सीरियसली जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं उस तरीके से आप इसको करिए। और आज से करेंगे तो अगले 20-25 दिन में सारा कुछ हो सकता है, अभी पॉसिबिलिटी बनती है यहां से भी सिलेक्शन की। अगर आपको कुछ नहीं आता, आज से जाके पेपर करना शुरू कर दीजिए। 20-25 पेपर आप कर लेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और इन 20-25 साल के पेपर करने के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे जो रिपीट होंगे। बायो में ज्यादातर क्वेश्चन नए आते हैं, उनकी लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 यूनिट जो बायो की हैं उनमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ जहां से क्वेश्चन पिछले 10 साल में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक एक यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक में लिख दे रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आता है। मेनली यहां पर क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसे आप कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसके अलावा यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लाइकेन से, वायरस से, वायरोइड से। इसके अलावा जो आपका एनिमल किंगडम है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, तो जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में उनको आप जरूर अच्छी तरीके से याद करेंगे। जो कॉमन नेम दिए हैं, साइंटिफिक नेम दिए हैं, वो आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। जब एनिमल किंगडम मैंने आपको पढ़ाया था तो इस चीज पे मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम आप ध्यान रखेंगे। जैसे मकाका, कॉमन नेम मंकी हो जाएगा, चिलोन टर्टल हो जाएगा, टेस्टुडो टॉर्टोइज हो जाएगा, हाइला इज द ट्री फ्रॉग, हाइला इज द ट्री फ्रॉग, राना इज द फ्रॉग। तो इस तरीके से आप जरूर याद कर लेंगे जो कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आपको दिए गए हैं। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से मेनली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे फ्लावर टॉपिक में पूछे जाते हैं। फ्लावर में क्वेश्चन आता है जैसे खास तौर से एस्टिवेशन, एस्टिवेशन के अलावा प्लेसेंटेशन। एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन के क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। इसके अलावा फैमिलीज, ये तो हो गया मॉर्फोलॉजी में। अब एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो एनाटॉमी में जो मेनली क्वेश्चन आपसे इस समय पूछे जा रहे हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ से, सेकेंडरी ग्रोथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और खास तौर से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को आप फोकस करेंगे, यानी वेस्कुलर बंडल को ध्यान से पढ़ लेंगे आप। और तीसरा जो चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का है, एनिमल टिश्यू में आप ध्यान से पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू को।
तीसरी जो यूनिट है दिस इज द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अच्छा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक सवाल ये भी आता है बच्चों का कि अर्थवर्म, फ्रॉग, कॉकरोच। तो अब नीट ने ये तो कहा है कि इनकी डिटेल स्टडी आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती। और एम्स भी आपको देना है तो पढ़ लीजिए, फायदा ही करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। एम्स के सिलेबस में है, जिपमेर के सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके नीट में हर साल। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी मेहनत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर एक क्वेश्चन का बलिदान कर सकते हैं तो जाने दीजिए। लेकिन एनिमल किंगडम में जो आपको एनिलिडा, आर्थ्रोपोड और एम्फीबिया दिया गया उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और खास तौर से जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जब आप बायोनीट के क्वेश्चन जब करते हैं आप, तो करीब 15 साल के क्वेश्चन तो दिए ही गए हैं, तो उन क्वेश्चन में जो आते हैं पॉइंट उनको आप याद कर लीजिए कि मेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में डिफरेंस है एनल स्टाइल का, वो आप याद कर सकते हैं। फ्रॉग में हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का फिनोमिना पूछा जाता है, तो ये सब क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, वहां से याद कर लेंगे। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं कि इतना ब्रॉड जो आपको दिया गया वो पढ़ने की जरूरत ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपसे इन टॉपिक से पूछा भी जाता तो उसके हिसाब से ये सिलेबस बहुत ज्यादा है। और इस समय आपके पास टाइम कम है, तो आप काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको अच्छे से फोकस जरूर करें, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से आएगा, बाद में मुझे मत कहना कि सर आपने कहा था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पता होता तो मैं 90 क्वेश्चन ही बता देता, है ना। ये एक प्रोबेबिलिटी है पिछले 10 साल में जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उन टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बात जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में पूछा जा रहा है, सेल एनवेलप से, सेल एनवेलप से क्वेश्चन आ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में खास तौर से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और इसके अलावा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहने का मतलब है न्यूक्लियस टॉपिक। एक बात और ध्यान रखेंगे, सेल पढ़ते समय जितने भी ऑर्गेनेल हैं सबके काम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो टेबल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे फंक्शन को मैच कराया जाता है। तो फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गेनेल्स, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इनके फंक्शन को आप जरूर अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ये तो पहला चैप्टर हो गया सेल का। दूसरा चैप्टर जो बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल में प्रोटीन स्ट्रक्चर और एंजाइम का टॉपिक, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम में खास तौर से जो टॉपिक आपके लिए, दिस इज कोफैक्टर्स, पूछा ही जाता हर बार, दिस इज कोफैक्टर। इसको अच्छी तरीके से आप एंजाइम में कवर जरूर कर लेंगे। फिर आते हैं सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेल डिवीजन में दो ही टॉपिक हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस और मियोसिस, और मियोसिस में खास तौर से क्रॉसिंग ओवर, इसके अलावा क्लाज्मेटा फॉर्मेशन और सिनेप्सिस। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी फेज में ये स्टेजेस होती है। तो सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, क्लाज्मेटा फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 4 पे चलते हैं, दिस इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, और 5 से 6 क्वेश्चन मेनली कहां से इस समय पूछे जा रहे हैं। एक है मिनरल न्यूट्रिशन से, मिनरल न्यूट्रिशन में आप रोल वाला टॉपिक अच्छे से कर लेंगे। 17 एलिमेंट जो एसेंशियल हैं उनमें से आपको 14 एलिमेंट के रोल बताए गए, वो आप याद कर लीजिएगा। दूसरा है नाइट्रोजन साइकिल, ये आप कर लेंगे। यहां से रिडक्टिव एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन को नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपको रूट नोड्यूल में बताएगा वो अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से आते हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में खास तौर से आप फोटोसिंथेसिस में 2 साइकिल C3 और C4 को देखेंगे, और रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल को आप फोकस करेंगे।
और इसके बाद जो पीजीआर का टॉपिक आज आपने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। करीब 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में वैसे तो 7 चैप्टर है, हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें अब पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। खास तौर से ह्यूमन फिजियो में डिजीज को आप ध्यान से पढ़िएगा। जितनी भी बीमारियां 7 चैप्टर, सब में बहुत सारी बीमारियां दी गई हैं, तो इन डिजीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैकेनिज्म आपको दी गई हैं उन मैकेनिज्म को आप ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे अगर आप ब्रीदिंग की अगर आप बात करते हैं तो ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म है, जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, कैसे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इसके बाद जब आप जाएंगे सर्कुलेशन में, तो ब्लड सर्कुलेशन में जो सर्कुलेटरी पाथवे हैं, खासतौर से ह्यूमन में जो आपको बताया गया ना डबल सर्कुलेशन, इसको आप अच्छी तरीके से करेंगे। फिर जब आप एक्सक्रीशन में जाएंगे तो एक्सक्रीशन में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको दी गई है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म के बाद जो रेगुलेशन है हाइपोथैलेमस के द्वारा, जेजीए के द्वारा और हार्ट के द्वारा, इनको आप ध्यान से देख लेंगे। और फिर इसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो खास टॉपिक है दिस इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन से पूछ रहा है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन खासतौर से जो जेड लाइन है, ए बैंड है, आई बैंड है, इनको सार्कोमियर, इनको अच्छे से आप पढ़िएगा। फिर न्यूरल सिस्टम में जब आप जाएंगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है नर्व इंपल्स, जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप करेंगे। और फिर जब आप हार्मोन में जाएंगे तो हार्मोन में नेचर ऑफ हार्मोन का याद करेंगे, और नेचर के अलावा डिजीज तो आपको पढ़नी है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट में टॉपिक आपको दिया गया रिसेप्टर वाला, उस टॉपिक को आप ध्यान देंगे। अब आते हैं यूनिट 6, दिस इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक खास हैं। रिप्रोडक्शन में इस समय जो क्वेश्चन आ रहा है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के अलावा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, पार्थिनोकार्पी है, पार्थिनोजेनेसिस, इनको एक साथ पढ़िएगा ताकि जो कंफ्यूजन है इसमें वो दूर हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो गैमीट फॉर्मेशन से पूछे जा रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। फिर यूनिट नंबर 7 आपकी है दिस इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट। 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से। तो ह्यूमन फिजियो के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मेंडल्स वर्क, मेंडल के वर्क में आ जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फिर लिंकेज। और इसके बाद आप ध्यान रखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन भी पूछ रहा है इस समय आपसे। और फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर में पेडिग्री करने के क्वेश्चन। और जेनेटिक्स के लिए पूरी 2 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड की जहां पर ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन कैसे करोगे, इसके अलावा हार्डी बिनबर्ग के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, माइटोसिस के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, मियोसिस के क्वेश्चन कैसे करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में कैसे आप एमआरएनए का फॉर्मेशन करेंगे, चारगाफ रूल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे वीडियो सारे टॉपिक एक साथ करके 2 घंटे की वीडियो कल मैंने अपलोड कर दी। वहां से आप क्वेश्चन सीख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेंडल वर्क हो गया, इसके बाद आप हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस के क्वेश्चन, मतलब पेडिग्री सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखाया भी था और वीडियो भी अपलोड है, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेडिग्री से क्वेश्चन आता ही आता है। 2-2 क्वेश्चन मेंडल वर्क से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप आ जाइए ट्रांसक्रिप्शन।
वैसे पूरा सेंट्रल डॉगमा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। फिर आप आ जाइए लैक ऑफ सिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक ऑफ का। और इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो 6 स्टेप होते हैं उनको आप सही तरीके से याद कर लेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और फिर इवोल्यूशन में जब हम चलेंगे इस यूनिट में, तो इवोल्यूशन में जो खास टॉपिक है होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन, ये जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहीं से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता। और इसके बाद बचेगा तो ह्यूमन इवोल्यूशन से आएगा। ह्यूमन इवोल्यूशन में जो आपने अपनी फाइलोजेनी याद की है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड होमो सैपियंस, तो ये जो सीक्वेंस है फाइलोजेनी का, ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे और इनकी क्रेनियल कैपेसिटी को ध्यान देंगे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी आपको बताएगी, इनको जरूर अच्छे से ध्यान देंगे। इन 2 टॉपिक से होमोलॉगस, एनालॉगस ऑर्गन और ह्यूमन जो इवोल्यूशन है, इससे क्वेश्चन आता है। और इसके बाद जब बचता है क्वेश्चन तो एडॉप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एडॉप्टिव रेडिएशन का। यूनिट नंबर 8 यूनिट जो आपकी है, दिस इज द बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर डिजीज पूछी जाती हैं। अब डिजीज बहुत ज्यादा है ही नहीं, इसलिए आप टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया और इसके अलावा अमीबियासिस, फाइलेरियासिस, यही कुछ बीमारियां जो आपको याद करनी है और क्वेश्चन आता है। खास तौर से जो पैथोजेनिक एजेंट है उसको आप जरूर याद रखिएगा कि किस बीमारी का कारण कौन है। निमोनिया का कारण हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम, एड्स का कारण एचआईवी, और एड्स तो पूरा बड़ा टॉपिक आपको दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा। कैंसर का टॉपिक पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ड्रग एब्यूज में जो आपको एल्कलॉइड दिए गए हैं कौन कौन से, ओपिओइड, कैनाबिनॉइड, कोकाएल्कलॉइड, इनको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद जब आप आते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो आप आएंगे कहां पर, वेराइटीज, सोनालिका, कल्याण, सोना, जया, रत्ना, जितनी भी आपको वेराइटीज दी गई हैं इन पे आप फोकस करेंगे। प्लांट की जो वेराइटीज है जिनसे हम फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एक चैप्टर तो पूरा का पूरा खास ही है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो खास बात है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, याद है, स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये पूछा जाता है, तो ये बहुत अच्छे से याद करिएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल एजेंट, अच्छे से याद करिएगा। यूनिट नंबर 9, दिस इज बायोटेक। बायोटेक में मेनली जो क्वेश्चन आता है वो पीबीआर 322 से, तो इसको मत भूलिएगा। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है कई बार एग्जाम में पूछा भी, इस समय जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पीबीआर 322 का जो पूरा स्ट्रक्चर दिया गया, कहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, कहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कहां पर रोप है, कहां पर ओराई और कहां पर 8 रिकॉग्निशन साइट है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे। और उसके बाद बायोटेक का जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर में इंसुलिन का टॉपिक, जीन थेरेपी दूसरा टॉपिक जो आपको दिया गया है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इथिकल इश्यूज, खूब पूछ रहा है इस समय नीट आपसे। इथिकल इश्यूज में बायो पायरेसी के बारे में आपसे पूछ रहा है, और जीए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये टॉपिक आप अच्छे से करिएगा। इंसुलिन, जीन थेरेपी का टॉपिक और इथिकल इश्यूज, यहाँ पर बायो पायरेसी के बारे में और जीए के बारे में आपको बताया गया है। एंड लास्ट यूनिट इज इकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, करीब 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से।
तो मेनली क्वेश्चन कहां से आता है? इको में पहला चैप्टर जो है उसमें क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। 6 पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, यहां से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे चैप्टर में इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में पिरामिड और सक्सेशन, पिरामिड और सक्सेशन से क्वेश्चन आते हैं। और इस समय फास्फोरस और कार्बन की जो साइकिल दी गई वहां से भी कुछ डेटा वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, अगर एक चीज आपको पढ़नी हो तो क्या पढ़ोगे? ex situ एंड in situ कंजर्वेशन के एग्जाम्पल, क्योंकि हर साल पूछा जा रहा है। तो इको में बायोडायवर्सिटी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन टेक्निक। ex situ in situ दोनों आपको पढ़ाए गए। ex situ में 12 तरीके और इन सीटू में 5 तरीके। कौन याद करोगे? 5 तरीके याद करोगे जो इन सीटू कंजर्वेशन। और एक खास बात, जो इंटरनेशनल एफर्ट है अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट, एकदम टिप पे याद रखिएगा, हमेशा आपसे पूछा जाता है। इको में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ईयर्स आपको दिए गए, जितने भी ईयर वाले क्वेश्चन आपको दिए गए, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997, क्योटो प्रोटोकॉल 1987, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 अमेंडेड इन 1987, अर्थ समिट 1992, वर्ल्ड समिट 2002। जैसे मुझे याद एकदम टिप पे आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ओजोन डे 16 सितंबर, एड्स डे 1 दिसंबर, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इको में मेनली डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा सबसे लास्ट चैप्टर में एनवायरमेंटल इश्यूज में जो ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने वो प्रोबेबिलिटीज आपको बताई है जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये टॉपिक तो आपको करने हैं किसी भी हालत में। और एक चीज और सुनिएगा, एनसीईआरटी टैबलेट अगर है तो उसमें शुरुआत के जो 20 पेज हैं वो जरूर कर लीजिएगा। उन 20 पेज में से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे।